चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, वैसे दमखम के साथ में जोर पकड़ता जा रहा है चुनावी प्रचार। इस चुनावी प्रचार के बीच में चाहे कोई भी राजनीतिक दल का प्रत्याशी हो, उसके लिए एक एक मिनट की कीमत इस वक्त क्या है वो खुद ही समझ सकते हैं। और इसी के बीच में हमारा खास कार्यक्रम चुनावी थाली बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस दौरान जब चुनावी प्रचार चरम पर हो तो अपनी थाली के लिए वक्त निकाल पाना भी बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है। और वो चुनावी थाली सस्ती है जनता के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच और चुनाव प्रचार के बीच। फिलहाल प्रहलाद गुंजल साहब कोटा उत्तर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, बड़ा नाम है, पूर्व विधायक हैं और इनकी चुनावी थाली यानी कि इनका टिफिन जो है वो इनके साथ ही चलता है। लेकिन फिलहाल मौजूदा हालात के बीच में टिफिन के लिए वक्त निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। घर पर जाकर के ये पूरे सिस्टमैटिक तरीके से खाना खा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो फिलहाल कार्यकर्ताओं के घरों पर ही ये सब कुछ मुमकिन हो पाता है। देखेंगे तस्वीर तो सारे कार्यकर्ता हैं। बादल राठौड़ साहब का ये घर है और रेलवे कॉलोनी इलाके का ये जेपी कॉलोनी इलाका है। और फिलहाल बादल राठौड़ साहब के घर पर प्रहलाद गुंजल साहब है। साहब, मैंने जो कुछ कहा आपने सुना, सही है सब कुछ? भोजन टाइम पे कर लें ये बहुत बड़ी बात है। सुबह निकलते समय कोई हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया तो कर लिया, उसके बाद टिफिन गाड़ी में आ तो गया, लेकिन कर लेने की फुर्सत मिल गई, वो बड़ी बात है। लगातार चलते रहना। अब आज तो 4 बजे कार्यालय उद्घाटन का रखा है कॉलोनी में, इसलिए सब कार्यकर्ताओं को तैयारी के लिए जाना था। तो सुबह के दौर का जनसंपर्क हमने यहाँ पर समाप्त कर दिया, इसलिए भोजन करने का समय पर, वरना कभी 3 भी बज जाते हैं, कभी 4 भी बज जाते हैं। आज भी 2:30 तो बज ही गए हैं। 2:30 बज गए। मैं चाहूँगा आप और लेट ना करें, आपका लंच बॉक्स तो खोल लें और आपकी चुनावी थाली में हम भी देख लें कि आज क्या क्या आपके लिए आया है। क्योंकि निश्चित तौर पर जो देखिए, नहीं सिंपल तो नहीं है साहब। एक तो बाटी आई है, यानी कि बाटी आपकी पसंदीदा है, और इन सब के बीच में दाल भी आई है। नहीं, दाल भी नहीं है, ये सब्जी है। मैं चाहूँगा आप शुरू करते जाएं, हमसे बात भी करते जाएं, खाना भी खाएं और इस थाली के दौरान ही हमसे बात करें। पसंदीदा ये आपके लिए, या आपको पता नहीं था कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला? ये पता नहीं था क्या आने वाला है, पर ये मेरी पसंदीदा चीज़ है, इसलिए घर वालों ने बना के भेजा है ना। तो ये तो अंदाजे उनके पास रहते हैं, कहीं चलते चलते सड़क पर, गाड़ी में खा ले या किसी कार्यकर्ता के घर पे भोजन करें तो कम से कम भोजन देखकर सल न पटके। घर का कितने दिन नसीब हो रहा है या ज़्यादातर बाहर का नसीब हो रहा है? जहाँ जैसा संपट बैठ जाए। कभी 1-1:30 बजे चलते चलते किसी कार्यकर्ता यहाँ खाना खा लिया तो घर मैसेज कर देते हैं टिफिन नहीं आना चाहिए। और अगर नहीं मिल पाया, चलने का क्रम ही इतना तेज है, चलते रहो। शेड्यूल बहुत लंबा है, तो फिर घर पे स्टाफ मैसेज कर ही देता है कि भोजन का टिफिन तो भेज ही दो। तो घर पर बच्चों की और मैडम की इन दिनों ये शिकायत तो रहती होगी कि ये क्या राजनीति की लाइन है, खाना भी नसीब नहीं हो पाता, घर का नहीं खा पाते या घर पर नहीं खा पाते, जाने का वक्त नहीं है, आने का वक्त नहीं है। अभी तो फिलहाल तो सब कुछ भी तय नहीं है। अभी तो घर वालों के भी सबके फ्यूज उड़े हुए हैं। भोजन करने की चिंता जितनी है ना, उससे ज़्यादा 25 तारीख की है। पर फिर भी घर वाले ये ख्याल रखते ही हैं, क्योंकि मुझे डायबिटीज़ है तो टाइम पर मैं खाना खा लूँ। पर मैं दोपहर के खाने में असहज नहीं होता, जब मिल जाए चलते। तो रात को पिछले 5 दिनों से मेरे साथ जो प्रॉब्लम हो रही है, मैं रात का खाना कभी 1 बजे के पहले नहीं खा पा रहा हूँ। और फिर सुबह 5 बजे उठना, 6 बजे तो अखबार पढ़ना शुरू कर देना। अब डायबिटीज आदमी को टाइम पे खाना खा लेना चाहिए ताकि पाचन में भी दिक्कत नहीं आवे। मैं 1 बज रहे हैं रोज़ रात को खाना खाने, कभी कभी तो 1:30 भी बज जाते हैं, 1:45 भी बज जाते हैं रात का खाना खाने में। लेकिन नसीब हो जाता है। रात वाली परेशानी आ रही है, क्योंकि रात के संपर्क में हुजूम इतना बढ़ जाता है
कि आप 5 मिनट के लिए भी ब्रेक नहीं कर सकते, रेला चलता है। आपने देखा किस तरीके का रात, अगर आप स्टेशन का दृश्य देखते जनसंपर्क का, या उससे पहले परसों सकतपुरा का देखते, पहले दिन का भी, नामांकन भरने के दूसरे दिन का, भाई चलो शुरुआत करते हैं रामपुरा का, बहुत ज़बरदस्त जुनून है। और उस जुनून का तो अंदाज़ा आपने, कल रात को एक चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने गया मैं, स्टेशन के कार्यकर्ता पकड़ कर नाराज हो गए, नहीं संपर्क पूरा करना पड़ेगा, मैं छोड़ कर गया। नाराज हो गए, पर मेरे पास फोन आ रहे थे, जरा आप कार्यालय उद्घाटन करने आ रहे हो, आप एक बार अंदाजा ले लीजिए फोन करके, ये कार्यालय उद्घाटन नहीं है, सभा है। खबर आप लोगों तक भी लगी गई होगी, रात को चुंगी नाका चौराहे पर कार्यालय उद्घाटन में कैसा जनसैलाब उमड़ा है, अथाह जनसैलाब। ये तो सही है साहब, जब जनसैलाब दिखता है तो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो नेता की बयानों में, नेता से बातचीत में वो तो आ ही जाता है। वो आपकी भाषा में आपसे आप जो हमें अभी बयान दे रहे हैं उसमें आ रहा है आपका कॉन्फिडेंस, वो नजर। वो तो सारे शहर के पास अंदाजे हैं। जब आदमी के पास कॉन्फिडेंस होता है ना, तो फिर पेशेंस भी होता है, और जब कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है तो पेशेंस लूज होता है। उसका उदाहरण आपने कल देखा है, दादी छात्रावास में एक 83 साल के उम्रदराज वरिष्ठ नेता ने एक नई महिला पत्रकार के साथ किस प्रकार की बदसलूकी की है, किस तरीके से चिल्लाहट, चिल्लाहट नहीं बौखलाहट, पेशेंस लूज हो गया। आप मान के चलिए, अगर आप भोजन के समय से थोड़ी देर पहले आते हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं 8:30-9 बजे से पैदल चल रहा हूँ, लगातार नॉन स्टॉप। यही पूछना चाह रहा था, इसे सिस्टमेटिक तरीके से आप बताएं कि घर से निकलने का जो वक्त है, जैसा आपने बताया कि सुबह 6 बजे आप जाग जाते हैं, 6 बजे आपकी आंखों के सामने अखबार आ जाता है, उसके बाद से आपकी दिनचर्या शुरू हो जाती है, वो रात को कब तक रहती है और क्या रहती है वो? जब से टिकट मिला है, नामांकन भरा है, 2 बजे से पहले कभी सो नहीं पा रहा हूँ। कई बार सोचता हूँ आज जनसंपर्क जल्दी समाप्त हो गया तो चलो, पर कोई न कोई कार तैयारी की बैठक, कोई कौन सी बैठक, कोई चर्चा आवश्यक, वो 2 बजा ही देते हैं रोज रात। परिवार के लिए वक्त, आप पूजा पाठी भी हैं, पूजा पाठ के लिए टाइम? अभी तो सुबह मंदिर के दरवाजे पर खड़े होकर कान पकड़ते हैं, क्या भी माफ करो, बस प्रभु माफ कर दो। अभी तो जनता के बीच में ही जाना है और उन्हें ही मनाना है। डेमोक्रेसी में जनता का स्वरूप भी जनार्दन का स्वरूप है, कहते हैं जनता जनार्दन। लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, और जनार्दन में भी राजनीति का मूल मंत्र है ना, गरीब को गणेश मानकर। तो गणेश देवताओं में प्रथम पूज्य है, तो जनता प्रथम पूज्य, जनता में भी गरीब प्रथम पूज्य है, इसलिए कहा गया गरीब को गणेश। तो अभी तो मना रहे हैं हम, देवता जो है इसकी आराधना कर रहे हैं, जिसकी पूजा प्रतिष्ठा चल रही है। और मेरा विश्वास है इस बार लोकतंत्र के देवता ने आशीर्वाद देने का पक्का मन बना लिया है। यही इसी सवाल पर आ रहा था, किन मुद्दों के साथ में आप जनता के बीच में जा रहे हैं, और फिर सबसे बड़ा आरोप हम देखते हैं आपका, वो खुद ही आप बताएं। हम जनरेट करके लोगों के सामने रखें, आप लोग ही कह दोगे तो पॉलिटिकल मुद्दे हैं। मुद्दे स्वयं नहीं पैदा किए हैं उन लोगों ने। हमारी सनातन संस्कृति में जिस शब्द के पीछे माँ लग जाता है ना, उसकी पूजा होने लग जाती है। गंगा माँ सारी दुनिया पूछती है, तुलसी माता सारी दुनिया पूछती है, गौ माता सारी दुनिया पूछती है। किसी भी चीज के पीछे जब माँ लग गया तो पूजनीय हो जाता है।
और उस पूजनीय मातृशक्ति के लिए, और देवता कहा है शास्त्रों में, यत्र पूजन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। राजस्थान में महिला अत्याचारों पर सदन में, पवित्र सदन में, लोकतंत्र के मंदिर में चर्चा हो, और यहाँ का मंत्री शांति धारीवाल बयान देते हुए बहुत गर्वीले अंदाज में, हाँ हम बलात्कार में नंबर 1। हमारे जैसे लोगों को तो कई बार भाषण करते हैं और सामने माता बहनें बैठी हो तो ये उच्चारण करने में भी झिझक होती है, हाँ बलात्कार में नंबर 1, और फिर बहुत हल्के अंदाज में कहते हैं करें क्या, तो शुरू से ही मर्दों का प्रदेश है। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा मातृशक्ति के अपमान राजस्थान में कुछ हो नहीं सकता। और ये ऐसा नहीं है कि मैं आज चुनाव है इसलिए इसको उठा रहा हूं। मंत्री के इस बयान को स्लिप ऑफ टंग, बड़े टुच्चे अंदाज, करें क्या, बहुत धीरे धीरे कहकर सदन माफ कर सकता है, मौन रह सकता है, लोकतंत्र शर्मसार हो सकता है। पर मैंने विरोधी पक्ष के कार्यकर्ता का धर्म निभाया और कोटा की सड़क पर खड़े होकर कहा, मंत्री अगर तुम्हारी सरकार दरिंदों के सामने लाचार है, घुटने टेकती है, उन पर लगाम नहीं लगा सकती, तो फिर कोटा की बहनें अपने आत्मसम्मान की रक्षा खुद करेंगी, और करेंगे नहीं, चंडी बनकर सड़कों पे आएगी और पूरे राजस्थान की मातृशक्ति के आत्मसम्मान को जगाएगी। उठो बहनों, इस लाचार सरकार के भरोसे रहने का कोई मतलब नहीं है। मैं समझता हूँ लोकतंत्र के पवित्र सदन में मातृशक्ति के साथ दरिंदगी करने वाले लोगों को मर्दानगी का सर्टिफिकेट देना आज तो सभी पार्टी के स्तर पर मुद्दा है। मैंने तो इसको तभी उसी समय चंडी मार्च निकाला। मुझे साहब 2 सवाल जिनका 1 मिनट में जवाब चाहूँगा सारांश में, वो अंतिम सवाल मेरे होंगे। जनता जनार्दन का जन समर्थन फिलहाल कितना मिल रहा है और इन सब के बीच में अपनी जीत के लिए कितना आश्वस्त हैं? 100%। मैं सच बता रहा हूँ, धारीवाल जी के सामने तीसरा चुनाव लड़ रहा हूँ। पहला चुनाव भी मैं जीता हूँ, दूसरा चुनाव लोग मुझे ये कहकर हराते प्रहलाद गुंजल नकारा है, उदासीन है, लोगों की सुनता नहीं है, तो शायद वापस लाने का मन नहीं बनाते। लोग धोखे में आ गए। केडीएल कंपनी 10 दिन में हटा दूंगा, केडीएल के खिलाफ जन आक्रोश था। नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दे देंगे। कई सारे लोग ठगे गए, ठगे। गरीब बस्तियों में कह दिया तोड़ देना इसको, मेट्रो को। मेरे आने के बाद बाबू बस्ती में मेट्रो तोड़ दिए लोगों ने, 10-10 दिन जेल रहे बेचारे गरीब। जोश जोश में बोला, अब तो मंत्री ने कहा ये तोड़ देना तो तोड़ ही देंगे। मैं समझता हूं कि ये मंत्री का आचरण एथिक्स से हटकर था। और वो कहते प्रहलाद गुंजल लाया है मैं हटा दूंगा, आप एमएलए लाया तो आप तो ताकतवर मंत्री हो गए, मुख्यमंत्री भी को भी सुपरसीड कर लेते हो आप तो कई बार। क्यों नहीं हटा पाए आप? जनता जवाब मांग रही है। इस कारण से मैं हार गया, वरना हारने का कोई कारण नहीं था। अब लोगों को पछतावा है यार। प्रहलाद गुंजल 24 घंटे लोगों के लिए एक टांग पर खड़ा रहता था। रात के 2 बजे बिजली चली गई साहब, 1 घंटे से, इतनी छोटी बात के लिए साधारण आदमी मुझे कॉल कर सकता था। उसको लगता अब मैं यार धारीवाल के दरवाजे दिन में 2 बजे जिल्लत महसूस करता हूँ यार, जिल्लत, अपमान। आदमी सब बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जिल्लत जब होती है ना तो घुटता है। ये शहर घुट रहा है धारीवाल जी के अपमान से, त्रस्त है। और इसलिए मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ 100% इस बार लोग, मैंने ये कर दिया और मैंने ये कर दिया, हो तो सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने बता दी ना आपने क्या कर दिया। आपने इतना पैसा खाया है कि आपका सारा का सारा काला चेहरा सोनिया जी ने पोता, और फिर गहलोत जी ने सफेदा लगाने की कोशिश की, तो फिर राहुल जी ने और पोत दिया। नहीं, भारत जोड़ो यात्रा में एक कांग्रेसी ने इस छोर से उस छोर तक मुझे कहा कि ये तो महाव्रत है,
अब जिसका चेहरा इसी में काला पोता हो कांग्रेस के नेतृत्व ने, अब उसको सफेदा पोत के पता नहीं क्या नेगोशिएशन हुए, कितनी लेन देन हुई है, आम शहर में चर्चा है, तो शहर सफेद थोड़ी मान लेगा भाई। मैं थोड़ी कह रहा हूँ भ्रष्ट, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने कहा महाभ्रष्ट, और कांग्रेस का एक एक व्यक्ति कहता है इसके लिए राजस्थान में। तो मुद्दे अपने आप साफ हैं और जाना होगा। तो शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। प्रहलाद गुंजल, चुनावी थाली के साथ में कैंपेन जोर शोर से है, जीत के लिए आश्वस्त है, और साथ में जो मौजूदा मंत्री हैं और इनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी कोटा उत्तर से ही शांति धारीवाल कई सारे आरोप के साथ में उन्हें उनकी घेराबंदी जो है वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज की चुनावी थाली में कोटा उत्तर से बस इतना ही, फिर कहीं और से मुलाकात होगी, किसी और विधानसभा क्षेत्र के और प्रत्याशी के साथ मुलाकात होगी चुनावी थाली पर। नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम चुनावी थाली में। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की शुरुआत हो चुकी है और उम्मीदवार मैदान जंग में हैं। ऐसे में इस चुनाव को लेकर के हम बातचीत करेंगे किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के उम्मीदवार अमीन कागजी से, उनकी चुनावी थाली पर कि किस तरह की थाली में उनके जायके हैं और किस तरह से तैयारी है चुनाव की। बहुत बहुत स्वागत है अमीन साहब आपका। और चुनाव के मैदान में आप कूद पड़े हैं और सुबह से शाम सभाएँ, नुक्कड़ जो है बातचीत, लोगों से घर मतलब आप डोर टू डोर लगातार कर रहे हैं, सभाएं भी कर रहे हैं। तो इस दौरान किस तरह का माहौल है, हम चुनावी थाली पे चर्चा शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आप बताएं किस तरह के हालात हैं। कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा खुशी है लोगों में इस बात को लेके कि जो हमने काम किए उसको लेकर लोग उत्साहित हैं कांग्रेस को वोट देने के लिए। कांग्रेस को उत्साहित हैं। आपके जायके में हम देख रहे हैं कि इधर मुरमुरे भी हैं, सादा दाल भी है और वेजिटेबल, बहुत हल्का और लाइट खाना है। ये लाइट ही खाना खाता हूँ मैं। आपको ये बताते हुए मेरे 10 साल में कोई वजन में परिवर्तन नहीं हुआ मेरे। लगातार सेम वजन मेंटेन कर रखा है जी। 2 रोटी, दाल, सब्जी, रायता, सैलेड, बस यही। सुबह कितने बजे उठ जाते हैं आप? मैं 5:30 बजे। 5:30 से लेकर के फिर आपकी कितनी सभाएं होती होंगी चुनाव के दौरान, किस तरह का शेड्यूल रहता है? चुनाव की सभाएं तो अक्सर शाम को होती है, लेकिन सुबह जिन लोगों से मिलना होता है मैं सुबह ही निकल जाता हूँ जल्दी, 7 बजे के आसपास। जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनसे चाय पे चर्चा हो जाती है, सब लोगों के ख्यालात, उनके डायरेक्शन। काफ़ी लोग ऐसे भी जो सीनियर्स हैं उनसे भी मुलाकात होती रहती है। तो रात को 1, 1.5, 2 बज जाते हैं। लगातार 4 घंटे की नींद होती है। सभाएं मात्र 4 घंटे की नींद? 4, 4.5, मैक्सिमम 5 घंटे। तो ये मतलब एक तरह से चुनावी एक तरह से मिशन मोड में है अभी। वैसे जनरली कितनी नींद लेते हैं? 20 दिन तो ऐसे ही रहते हैं। जनरली मैं 6 से 8 घंटे सोता हूँ। इलेक्शन में 4 से 5 घंटे। तो अभी इलेक्शन में क्या हाल है, आपके कंपटीटर को लेकर के क्या राय है और आपकी चुनावी तैयारियां क्या हैं, किस तरह से आप जनता से बातचीत करेंगे, किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे जो लगता है कि जिससे आपको सुकून मिलता है, ये काम आपने देखिए हमारा मुकाबला तो झूठ के इंजन से है। भारतीय जनता पार्टी से हम कैंडिडेट पे नहीं जाते, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने हमें दिया सामने लड़ने के लिए जिसका उसके खुद से जाती है, उसके जो समाज है वो उससे 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति का विवरण और जेवर जो गंगा माता के हैं उसका हिसाब मांग रहा है। मेरे को सुनने में आया। तो जिस आदमी ने समाज को बांटा हो, समाज को एक नहीं रख पाया, वो कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसे एक रख सकता है लोगों को? यहाँ तो मुख्तलिफ जातियाँ हैं, बिरादरी है, धर्म है। जो हमने काम किए वो हर चीज़ कास्टिज्म से उठ के काम किए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए ध्यान रखा, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखा। तो लोग उस बात को लेके उत्साहित हैं। तो एक तरफ तो वो लोग हैं जो
बंटवारा करना चाहते हैं, डिवीजन करना चाहते हैं समाज में, और एक तरफ वो ताकतें और वो काम है जो गंगा जमनी तहजीब को लेके चल रहे हैं। मतलब गंगा जमनी तहजीब से एक चीज़ जहन में आती है कि माइनॉरिटी डोमिनेंट सीट है किशनपोल, और इसमें आपका दबदबा भी रहता है, लगातार आप करते हैं, तो किस तरह से बैलेंस को मेंटेन करते हैं? क्या काम ऐसे आपने किए हैं जिससे आपकी सभी सर्वधर्म संभव का जो बात है वो साकार? माइनॉरिटी डोमिनेशन की नहीं है। देखिए, एक जनप्रतिनिधि, सच्चा जनप्रतिनिधि वो होता है जो चुनाव जीतने के बाद जो लोग काम वोट नहीं देते उनका काम करे। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 साल में आइडेंटिफाइड एरिया थे जिसमें डेवलपमेंट करा। हमने पूरे 21 वार्डों में काम करा, पूरे विधानसभा में काम करा, सब लोगों को साथ लेके काम चला करते रहे। मंदिरों का जीर्णोद्धार करा, नए स्कूल बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, सब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे ध्यान दिया, क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज पे ध्यान दिया। तो निश्चित तौर से लोगों को इस बात को आज प्रेरणा मिली, प्रेरित हो रहे हैं लोग कि कांग्रेस को फिर से जिताना है, अमीन कागजी को लाना है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आपका ये जो परकोटा, और परकोटे का एक बड़ा हिस्सा आपकी विधानसभा क्षेत्र में आता है, और ख़ासतौर पर दिवाली की सजावट वाला। तो किस तरह से अभी सजावट और कैंपेनिंग दोनों मैनेज कर रहे हैं? देखिए, पिछले 5 साल से कांग्रेस सरकार में दीपावली की जितनी भी जो सजावट होती है उसमें हम बिजली में छूट देते हैं। पिछले साल, जैसा आप सब लोगों को पता है, गए साल सरकार के पास बिजली की स्कैरिसिटी थी, बिजली कम थी, तो सरकार की मंशा ये थी कि ये बिजली कम खर्च हो। मैं खुद सारे व्यापार मंडल के लोगों को जाके चीफ सेक्रेटरी से मिला, चीफ सेक्रेटरी साहब से इंसिस्ट करके, और बिजली के जो हमारी यहाँ की रौनक है, हमारी यहाँ की रोशनी है, वो बरकरार रहे। क्योंकि जो दीपावली हम परकोटे में मनाते हैं, मैं नहीं समझता हिंदुस्तान में कहीं मनती होगी इससे बेहतरीन। कोरोना के बाद अच्छा एक तरह से बाजार में रौनक देखने को मिली। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लोगों के सेंटिमेंट्स की कोई परवाह नहीं। राज चाहिए बाय हुक एंड क्रुक, चाहे किसी भी तरीके से लोगों को भड़काएं, मजहब के नाम के भड़काएं और दिगर हवाले से बातें करते हैं। संवेदनाएं खत्म हो गई, झूठ के इंजन है, झूठ बोलते हैं और लोगों का पोलराइज करने की कोशिश करते हैं। हम ये नहीं करना चाहते, और मैं तो कतई नहीं करूँगा। इलेक्शन के परिणाम की परवाह नहीं है। इलेक्शन का परिणाम जो है वो ईश्वर करता है, अल्लाह करता है। आपने अगर सच्चे मन से लोगों की खिदमत करी, सेवा करी, तो लोग आपके से जुड़ेंगे, पार्टी से जुड़ेंगे। कांग्रेस का काम बोलता है, हमारा काम बोल रहा है। हम लेकिन पोलराइज नहीं होने देंगे। हम शांति, अमन, चैन, सुकून, सौहार्द चाहते हैं। बिल्कुल। एक अगर देखा जाए, जैसे अभी बात हुई कि भाई कोरोना के बाद अच्छा कमबैक है, तो कोरोना की याद आई कि भाई किस तरह का माहौल था, किस तरह का रहा। तो कोरोना में आपका जो काम रहा उसको जनता किस तरह से लेती है? क्या इम्पैक्ट डालेगा वो चुनाव के ऊपर? कुछ बोलते हैं लोग कि मैं 21-22 दिन जो कोरोना का लॉकडाउन था उसमें मैं लोगों के बीच में था। पूरा रामगंज चर्चा में रहा, देश भर में क्या दुनिया में चर्चा में रहा। और मुख्यमंत्री जी ने इतना आशीर्वाद दिया कि हमने जो चाहा कोरोना में हमें मिला। और अकेला आदमी ऐसा था जिसने अंत्येष्टि भी करी, तो दफनाया भी लोगों को, क्वारंटीन सेंटर में भी गया, खुद के हाथों से अग्नि दी है। इससे ज़्यादा और क्या कर सकता था मैं? मेरे 2 बार कोरोना हुआ, लेकिन दोनों बार कोरोना के बावजूद जिस दिन मैंने एक बच्ची की माँ को अंत्येष्टि दी, मेरे हाथों से अग्नि दी, वो बच्ची अकेली थी, उसके वालिद थोड़ा सा मेंटल डिसेबल थे, उसको खुद को मैंने शमशान में ले जाके मेरे हाथों से अग्नि दी। और मैं खुद कोरोना से था, मैं भी पॉजिटिव था उस टाइम पे। तो इससे बड़ा और क्या कर सकता है आदमी जो लोगों के साथ सुख दुख में शरीक हो? मैं समझता हूँ एक जो राजनेता है या एक इंसानियत के नाम पर सब चीज़ों को छोड़ के सबसे पहले जिनको ज़रूरत है वहाँ खड़े होना चाहिए आप। जी।